Good morning, students. Today we will discuss a new chapter related to India, People and Economy, that is book number 2. Today we will discuss chapter 1, that is Population, Distribution, Density and Composition. In this chapter we will discuss about population of India, their distribution, density and composition. This is very important chapter so far CBSE examination is concerned. Every year 2 to 3 questions come from this chapter. One map skill, another chapter 1 marks MCQ, and 2 to 3 marks or generally may come 5 marks question of subjective. Means total you may consider that 4 to 5 marks question every year comes in CBSE examination. That is why this chapter is very important, and for comparative point of view this is also important. So each and every aspect we will discuss in this chapter. So very carefully you listen and act accordingly. First of all, we will discuss the basic facts. You must consider the objective type of question, how question comes in previous years, 1 marks question. This should you should learn this all accordingly. First one is census. What do you mean by census? That is counting of number of people living in a country at 10 years interval. सेंसस जिसको हम हिंदी में जनगणना कहते हैं. जनगणना मतलब लोगों की गणना. किसी देश में एक निश्चित अंतराल के पश्चात समस्त लोगों की गणना करना ही जनगणना है. हमारे देश में यह प्रक्रिया 10 साल के पश्चात हर समय संपन्न होती है. अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, लेकिन वह ऑफिशियली अगर हम देखें तो वह पूरे देश में नहीं थी. वह एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 1872 में स्टार्ट जरूर हुआ, लेकिन जब सफलता हमें 1872 में मिली तो हम लोगों ने इसे ऑफिशियली 1881 में पूरे देश में लागू किया, जो कि सफल हुआ. उसके बाद यह तय किया गया कि प्रत्येक 10 साल के बाद भारतवर्ष में जनगणना कराया जाए. तो अगर आप इस चैप्टर के फैक्ट्स को अगर आप देखें तो जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी डाटाज हैं, वह 2011 सेंसस पर बेस्ड हैं, क्योंकि सेंसस का जो फिगर्स होता है वही रिलायबल होता है और उस आंकड़े को अगर आप लिखते हैं तो वह साइंटिफिक भी है और ऑथेंटिक भी है. तो अभी हमारा सेंसस जो नेक्स्ट सेंसस है वह ड्यू है, जो कि 2021 में होगा. इसलिए अभी हम 2011 सेंसस पर ही फोकस करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे कि 2021 में हमारा पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या होगा. तो अगर 2011 सेंसस को देखेंगे तो इट इज़ 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब जब स्वतंत्रता मिली 1947 में तो जनगणना पहली बार कब हुआ? 1951 में. तो 51 में जनगणना हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ और 2011 में हुआ. इस तरह से प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात भारतवर्ष में जनगणना का इतिहास रहा है और इसके जो आंकड़े होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं और साइंटिफिक होते हैं. इसलिए हम इन समस्त आंकड़ों को अपनी अध्ययन के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं. तो हमने यह देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी. अगर आप इसे पूरे विश्व की जनसंख्या में आकलन करें तो यह 17.5% थी. तो यह जनसंख्या हर 10 साल पे बढ़ती है. अगर आप अभी के आंकड़ों को अगर आप देखें कि 2021 में यह किस तरह का सिचुएशन होगा तो हम कह सकते हैं कि 2021 में भारत की जनसंख्या
38 करोड़ के पार होगी। मतलब हम 138, 139, 140 करोड़ तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। अगर जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट्स मैन लैंड रेशियो इज 2.4:17.5%। मीन्स पूरे विश्व का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो उसमें भारत का अंशदान 2.4% है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को 100% माने तो उसमें भारत का अंशदान 17.5% है। तो इट इज़ हाईली, यू कैन से, इम्बैलेंस। मीन्स मैन लैंड रेशियो ऑफ अवर कंट्री इज इम्बैलेंस। 2.4% लैंड एंड 17.5% पॉपुलेशन, इस तरह का जो आंकड़ा है यह काफ़ी असंतुलन वाला है। मतलब मानव संसाधन जो है भू संसाधन पर ज़्यादा हावी है। मीन्स यू कैन से दैट इंडिया इज नाइदर पिग्मी नॉर ए जायंट। मीन्स भारत का आकार न तो बहुत छोटा है और न ही बहुत विकराल है। मतलब पिग्मी हमने कहा है कि छोटे आकार का हमारा क्षेत्रफल नहीं है ना। जैसे छोटे देश में अगर हम वेटिकन सिटी का बात करें, मोनाको की बात करें, है ना, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, इन सभी देशों के क्षेत्रफल की तुलना में भारत का आकार बहुत बड़ा है। और हम जायंट भी नहीं कह सकते, माने हम दैत्याकार भी हमारा आकार नहीं है। अगर हम रशिया की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, फिर ब्राज़ील की बात करें, तो यह भारत की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। अगर हम मोटे रूप में अगर हम देखें तो आवर पॉपुलेशन इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। अगर हम भारत की जनसंख्या को अगर विश्व के संदर्भ में आकलन करें तो हम पाते हैं कि अगर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को अगर हम सम्मिलित कर दें तो भी भारत की जनसंख्या जो है ज़्यादा है। तो इस आधार पर आप यह बता सकते हैं कि भारत की जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और एक समय ऐसा भी होगा जब हम चीन की जनसंख्या को सरपास कर जाएंगे। तो अभी हम यह कह सकते हैं कि इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है चीन के बाद। अगर डेंसिटी को अगर हम देखें, उसके बाद डेंसिटी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है जिसको हम घनत्व कहते हैं। इसको हम कैसे क्लेरिफाई करेंगे? मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर यूनिट एरिया। प्रति वर्ग क्षेत्रफल में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर हम आकलन करें तो हम जनसंख्या का आकलन लगा सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर हमारी जनसंख्या कितनी है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति है। तो हम भारत का घनत्व मीन्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज डेंसिटी इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये अभी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम स्टेट वाइज हम आकलन करें तो बिहार का जो जन घनत्व है 2011 के आंकड़े में काफ़ी ऊपर है। और सबसे पहले पायदान पर अगर हम देखें तो बिहार का स्थान आता है। तो जन घनत्व में सबसे अधिक मीन्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन आवर कंट्री इज बिहार एंड इट्स डेंसिटी इज 1106 persons per square kilometer, while lowest density recorded in Arunachal Pradesh where it is 17 persons per square kilometer। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। एक ओर जन घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरी ओर जन घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को आप देखिए, है ना। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पर्वतीय है, असंतुलित धरातल है, अनइवन टोपोग्राफी है, इसलिए जनसंख्या में पुल फैक्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पुश फैक्टर वहाँ ज़्यादा है। दूसरी ओर बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार में अगर जनघनत्व अधिक होने का आकलन अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर समतल धरातल है, जलवायु अनुकूल है और आर्थिक क्रियाकलाप भी अनुकूल है। मीन्स पुल फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, इसलिए जो जन घनत्व है यहाँ पर सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें
तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे अधिक जनघनत्व है, यह 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार में है, जो कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। मतलब यहाँ पर हमने स्टेट को भी लिया है, यूनियन टेरिटरी को भी लिया है। कभी कभी स्टेट का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, और यूनियन टेरिटरी का भी दिया जाता है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि मैक्सिमम population density is found in Bihar and maximum population density found in Union Territory is Delhi। मतलब दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, वह केंद्र शासित प्रदेश है, और न्यूनतम अंडमान निकोबार में, वो भी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस किस तरह का आ रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि रेशियो मेल और फीमेल का क्या है, सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो यह नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर 1000 मेल्स को ही हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सेक्स रेशियो के आधार पर अगर हम भारत का आकलन करें तो भारत का जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अनुसार इट इज़ 943 इन पर 1000 मेल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि केरल में हमारा जो सेक्स रेशियो है वह ज़्यादा है, माने फीमेल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1084, मतलब 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की आबादी पर, जो कि सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में है, वहाँ पर आपको मिलेगा पर 1000 मेल में 879 फीमेल्स हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि स्टेट का सिनेरियो क्या है, यूनियन टेरिटरी का सिनेरियो क्या है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो मैक्सिमम आपको पुडुचेरी में मिलेगा, जो कि साउथ सदर्न स्टेट से आपका तमिलनाडु के पास उसकी स्थिति है, जहाँ पर लगभग केरल की जैसी स्थिति है। वहाँ पर आपको सेक्स रेशियो 1037 पर 1000 मेल मिलेगा। मीन्स दो ऐसे स्टेट आपने देखे जहाँ पर सेक्स रेशियो मेल की तुलना में फीमेल का ज़्यादा था, मीन्स फीमेल डोमिनेटेड थी वहाँ पे। लेकिन दमन एंड दीव है जहाँ पर 618 प्रति 1000 पुरुषों की आबादी पर वहाँ पर सेक्स रेशियो है। अगर दूसरी ओर लिटरेसी को अगर आप देखेंगे तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट 73% था। लिटरेसी रेट को आप कैसे सिग्निफाई करेंगे, कैसे क्लेरिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स literacy rate is calculated by taking the percentage of number of literate individuals among the individuals above the age of 7 years। मतलब ऐसे लोग जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, अगर वह लिखना पढ़ना समझना जानते हैं तो वह लिटरेट है। लिटरेसी में अगर हम आपको बताएं तो केरल का स्थान सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है। मीन्स मोस्ट लिटरेट स्टेट इन आवर कंट्री इज केरला and second most literate state is Mizoram, that is in northeastern states, and so far West literacy is recorded in Bihar and second one is Rajasthan। तो बिहार और राजस्थान में अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे कम है, वहीं सबसे ज़्यादा केरल और मिज़ोरम में है। अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, और दादर और नगर हवेली में सबसे कम है। लक्षद्वीप में 92% है, वहीं अगर दादर नगर हवेली में देखेंगे तो यह 76% है। तो एक एक पहलू पर हम आपको फोकस कर रहे हैं ताकि आप बहुत ही इत्मीनान से इस चैप्टर को पढ़ें। नेक्स्ट हम आएंगे डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ का मतलब 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि क्या थी। पिछले 10 वर्षों में 2001 से 2011 में तो भारत में जो डिकेडल ग्रोथ हुआ वह 17.64% है, मतलब 17.64% की वृद्धि जनसंख्या की रिकॉर्ड हुई। और सबसे अधिक जो डिकेडल ग्रोथ है वो मेघालय में था, और सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ है वह केरल में है। केरल आप जानते हैं कि सबसे अवेयर स्टेट है, लिटरेसी रेट बहुत ही अधिक है, सेक्स रेशियो हाई है, तो अवेयरनेस की तुलना में वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी अधिक है, जिसके कारण वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वह कम है, 4.9% है। लेकिन मेघालय में दूसरी ओर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो वह 27.8% है। अगर जनसंख्या
को अगर आप देखें भारत में जो राज्य हैं, तो अगर राज्यों की स्थिति का अगर आप अवलोकन करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देश की सबसे अधिक श्रम शक्ति है, सबसे अधिक जनशक्ति है, वहाँ पर कुल जनसंख्या का 16.16% लोग निवास करते हैं। मीन्स मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन आवर कंट्री इज उत्तर प्रदेश। 19.95 करोड़ पॉपुलेशन आर फाउंड देयर। मीन्स मोर पॉपुलस। आप उत्तर प्रदेश की गणना आप वैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे यूरोप के देश हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, ऐसा आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को अगर आप मिला दें तो करीब 1/4 आबादी भारत की इन्हीं 2 राज्यों में निवास करती है, जो कि गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो दूसरा जो स्टेट है, जिसको हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कहते हैं, वहाँ पर 9.4% पॉपुलेशन निवास करती है, जो कि 11.23 करोड़ पॉपुलेशन भारत के यहाँ पे रहते हैं। बिहार तीसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर 8.58% पॉपुलेशन निवास करती हैं, और भारत की जनसंख्या 10.38 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरी ओर आप चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर 7.55%, और आंध्र प्रदेश, उस समय तेलंगाना भी इसके साथ था, है ना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 7% जनसंख्या निवास करती है। तो अगर आप इन समस्त 5 राज्यों की जनसंख्या को सम्मिलित कर दें तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की 50% जनसंख्या इसी 5 राज्यों में ही निवास करती है। इस तरह से हम यह आकलन कर सकते हैं कि इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन। मीन्स few areas where population is very high and few areas where population is sparse, you can say। मीन्स आपने 5 राज्यों की स्थिति को देखा कि क्या स्थिति है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे जनसंख्या घनत्व के बारे में। हमने आपको घनत्व बताया था कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और जनसंख्या घनत्व पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं। हमने यहाँ पर लगभग 100 वर्षों से अधिक का आपके सामने रिकॉर्ड दिया है कि 1901 मीन्स 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था, और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था। अगर हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखें तो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व था। जो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में वह घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। मतलब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब 2001 में। लेकिन अगर हम 10-10 वर्षों की जनगणना का आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, 1901 के बाद 1981 में 81 व्यक्ति, फिर हमने इंटरवल दिया है ताकि आप समझें, फिर 30 वर्षों में जनसंख्या आप देख रहे हैं कि 81 से 117 व्यक्ति, फिर हमने फिर 30 वर्ष का इंटरवल दिया है कि 1951 से 81 में 221 पर्सन्स, फिर 91 में 267 पर्सन, 2001 में 325 पर्सन्स, 2011 में 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यही हमारा ऑथेंटिक फिगर होगा। अगर सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं तो इसी को आपको आधार मानना होगा। और अगर हम 2020 के प्रोजेक्टेड फिगर को लें तो अभी भारत में जनसंख्या का घनत्व 435 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो यह डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मीन्स रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल एरिया, यू विल फाउंड डेंसिटी। हाउ विल यू कैलकुलेट? मीन्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 census is 1210 million and total area is 3.17 million square kilometer. If you divide these two, then you will get 382 persons per square kilometer. Is it correct? मीन्स डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर एक देश में डेंसिटी के कैलकुलेशन का यही आधार है। मीन्स टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है। उस देश में कुल क्षेत्रफल कितना है, उस देश में कुल जनसंख्या कितना है। इफ़ यू डिवाइड these two variables you will get population density. This is actual population density, means 382 persons population residing in per
square kilometer. This is, you can say, more dense population is found in our country. How, what are the types of density? अगर हम जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो 3 तरह के घनत्व सामने हैं. नंबर 1 इज अर्थमेटिक डेंसिटी, जो हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकालते हैं. तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. तो यह जो डेंसिटी हमने आपको अभी बताया वो अर्थमेटिकल डेंसिटी है. तो अर्थमेटिकल डेंसिटी ही मोस्ट एक्सेप्टेबल डेंसिटी है, यही साइंटिफिक डेंसिटी है. सभी विश्व के सभी देशों में अर्थमेटिक डेंसिटी के ही जरिए पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाला जाता है. तो अर्थमेटिक डेंसिटी ही ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और ज़्यादा ऑथेंटिक है. दूसरा, अर्थमेटिक डेंसिटी को हम हिंदी में अंक गणितीय घनत्व कहते हैं. अंक गणितीय, अगर कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से आप भाग देंगे, जो आपको भागफल आएगा वही आपका अर्थमेटिक डेंसिटी है. मीन्स रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन and total area of a country. And second one is physiological density. Physiological density means कायिक घनत्व. It is calculated by dividing total population by to net cultivated area. Means if you divide total population by net cultivated area, then you will get physiological density. अगर कुल जनसंख्या को अगर हम कुल जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है उससे अगर हम भाग दें तो हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकलता है. ये वैसे देशों के लिए है जिसकी इकॉनमी एग्रेरियन है, जो कृषि प्रधान देश है. और तीसरा जो है वह एग्रीकल्चरल डेंसिटी है. एग्रीकल्चरल डेंसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया. अगर आपको आता है कि कितने तरह के पॉपुलेशन डेंसिटी है तो आप बता सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. वन इज अर्थमेटिक डेंसिटी, अनदर इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी. अक्सर ये पूछा जाता है कि अर्थमेटिकल डेंसिटी और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में क्या अंतर है. तो आप ये बता सकते हैं कि अर्थमेटिकल डेंसिटी इज दैट डेंसिटी विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ total population divided by total area, and physiological density is that density which is calculated by dividing total population by total net cultivated area. Second one is arithmetical density, जो है वो संपूर्ण क्षेत्र को कवर नहीं करता है ना. संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है मतलब ऐसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं जहाँ पर जो स्पार्स हैं, जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, उसको भी हम इसमें कंसीडर करते हैं. लेकिन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में हम वैसे एरिया को नहीं लेते, जो जहाँ पर जो नेट कल्टिवेटेड एरिया उसी को हम कंसीडर करते हैं. और अर्थमेटिकल डेंसिटी में हम टोटल एरिया को कंसीडर कर लेते हैं. तो अर्थमेटिकल डेंसिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है. लेकिन फिर भी अभी संपूर्ण देश में हम लोग अर्थमेटिकल डेंसिटी को ही फॉलो करते हैं. अगर आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है तो हम कहते हैं कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर. तो यह किस मेथड से निकाला गया है? अर्थमेटिक डेंसिटी है. उसी तरह से विश्व के तमाम देशों की जनसंख्या का घनत्व अर्थमेटिक डेंसिटी से ही निकाला जाता है. तो यहाँ पर हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि जन घनत्व क्या है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. कहाँ पर किस स्टेट में डेंसिटी सबसे अधिक है? तो बिहार में. किस स्टेट में डेंसिटी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में. तो ये तमाम चीज़ों का आकलन हम इस तथ्य में, डेंसिटी वाले तथ्य में हमने आपको किए. नेक्स्ट जो हमारा कंपोजिशन है दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है. अगर आप 1901 से 2011 तक के इतिहास को देखें तो आप कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या धीरे धीरे, है ना, लगातार बढ़ रही है. प्रारंभिक अगर इतिहास अगर आप देखेंगे 1901 से 1921 के फेज में, मीन्स प्रथम 20 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था इंडिया में वह बहुत ज़्यादा नहीं था. मीन्स स्टैगनेंट आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज मोर स्टैगनेंट, है ना. ग्रोथ बहुत स्टैगनेंट था. इस क्रम में अगर हम आपको बताएं
तो 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो 1911 में 25.2 करोड़ हो गई। मीन्स यहाँ पर अगर आप वृद्धि देखेंगे तो बहुत अधिक वृद्धि नहीं थी, है ना। तो 1.3 करोड़ की ही वृद्धि दर्ज हुई थी। लेकिन अगर आप 1901 से 1921 के फेज में अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ 25.2 करोड़ पॉपुलेशन 1911 में था, वह 25.13 करोड़ होगी। मीन्स यहाँ पॉपुलेशन घटा है, और यह पॉपुलेशन 0.31% जो है यह घटा है। तो यह निगेटिव ग्रोथ इसको हम कहते हैं, है ना। पहले वाले 1901 से 1911 का जो डिकेड था उसमें पॉजिटिव ग्रोथ था, लेकिन 1901 से 1921 का जो फेज है उसमें निगेटिव ग्रोथ है। इस निगेटिव ग्रोथ के कई कारण थे, है ना। गुजरात में प्लेग का सिचुएशन था, बंगाल उस समय बहुत बड़ा एरिया था जिसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आज का बांग्लादेश अगर आप देखते हैं तो भारत में ही था, है ना। बिहार भी उसी बंगाल में ही आता था, उड़ीसा भी उसी में आता था। उस बहुत बड़ा बंगाल का क्षेत्र था। तो बंगाल में फेमिन की स्थिति थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो स्थिति है वो पूरा क्षेत्रफल जो है फेमिन से ग्रसित था। अकाल, सूखा के कारण बहुत जनसंख्या जो है वह जनसंख्या का ह्रास हुआ था। तो इसके कारण नेगेटिव ग्रोथ जो है वह दर्ज हुआ था। उसके बाद 1921 के पश्चात जनसंख्या कभी भी निगेटिव नहीं रही। अगर आप 31 में देखें, 1931 में तो 27.89 करोड़, 41 में देखें तो 31.86 करोड़, 51 में देखें तो 36.10 करोड़, 61 में देखें तो 43.92 करोड़, फिर 71 में देखें तो 54.81 करोड़, 1981 में देखें तो 68.33 करोड़, 1991 में देखें तो 84.64 करोड़, 2000 में देखें तो यहाँ पर 102 करोड़, उसके बाद 2011 में देखें तो 121 करोड़, अभी का अगर हम आंकड़ा दें 2020 का तो 138 करोड़। तो यह लगातार जनसंख्या जो है भारत की बढ़ रही है, जिसे हमने बार डायग्राम के माध्यम से दिखाया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। और आप बार में अगर आप देखेंगे तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि 1901 से 21 के बीच में जनसंख्या कितनी कम बढ़ी है। 23.8 से 23.8 से 25.13 करोड़, काफ़ी कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें तो 2 करोड़ भी जनसंख्या नहीं बढ़ी है प्रथम 20 वर्षों में। लेकिन 1921 का जो जनगणना वर्ष है उसे हम ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं। इसको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेट डिवाइड ईयर किस सेंसस ईयर को कहा जाता है। तो 1921 इज़ रिगार्डेड एज ग्रेट डिवाइड ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा कहा जाता है ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष? क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या कभी ऋणात्मक नहीं हुई, कभी भी निगेटिव ग्रोथ भारत में दर्ज नहीं हुआ। उसके पहले आपने देखा कि 1901 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव थी, है ना। वहाँ पर 1 करोड़ की भी जनसंख्या वृद्धि आप देख रहे हैं कि 23.8 और 25.2, मतलब 1 करोड़ से ऊपर। तो लेकिन ऋणात्मक जनसंख्या जो थी वह 21 में दर्ज हुई, और हमने आपको बताया है कि इस ऋणात्मक का कारण क्या था। प्लेग किस तरह से गुजरात में था, बंगाल में किस तरह सूखा अकाल की स्थिति था। लेकिन 1951 के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं वो रहा 1981 तक। तो आप देखेंगे कि 36 करोड़ से जनसंख्या 68 करोड़ तक हो जाती है। तो यह एक्सप्लोसिव फेज है पॉपुलेशन का, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो डिफरेंट फेज है। पहले हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन स्टैग्नेंट था 1901 टू 1921, 1921 से 51 इस यहाँ पर जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी, जिसको हम स्टीडी ग्रोथ कहते हैं। और 1951 से 81 जो आप देख रहे हैं वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, इसको हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में जनरली इससे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं कि विच सेंसस इज रेफर्ड एज ग्रेट डिवाइड ईयर इन पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप 1921 की बात करेंगे। फिर
क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फेज है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव फेज माना जाता है। वो हमने आपको बताया 1951 से 81 के बाद जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आती है। अगर आप डिकेडल ग्रोथ देखेंगे तो 2% से घटकर 2% से नीचे एनुअल ग्रोथ रेट आया। अभी अगर आप देखेंगे तो 1.64% इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट है। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यह मतलब पॉपुलेशन बार के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर इससे कई क्वेश्चंस थे, हमने आपको डिस्कस भी किया। नाउ कम टू अर्बन पॉपुलेशन सेगमेंट। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब समझते हैं पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। मतलब रूरल अर्बन दो सेगमेंट हैं पॉपुलेशन के, एक ग्रामीण जनसंख्या, दूसरी शहरी जनसंख्या। तो अगर आप देखेंगे प्रारंभिक इतिहास तो ग्रामीण जनसंख्या 1901 से 2011 तक के अगर इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। मीन्स पहले जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह 1901 में वो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब लगभग 90% थी, और 1901 की बात बता रहे हैं, और अर्बन पॉपुलेशन लगभग 10%। लेकिन 2011 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो रूरल पॉपुलेशन यह घटकर 68.84% है, और अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ते हुए क्रम में 31.16% है। मतलब अर्बन पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड रूरल पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। यह ट्रेंड है, यह शो करता है कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हम विकास की ओर अग्रसर हैं, और जब विकास होगा तो रूरल एरिया अर्बनाइज्ड होंगे, और रूरल एरियाज अर्बनाइज होंगे तो अर्बन सेंटर्स, अर्बन एरियाज का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि भारतवर्ष में सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है, मैप स्किल में भी पूछा जाता है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है। तो अगर उस राज्य की कुल जनसंख्या के संदर्भ में अगर आप देखें तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इज गोवा, जहाँ पर कुल जनसंख्या, गोवा की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 62.17% अर्बन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स 62% पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरियाज। और अगर आप हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, आपको हमने बताया है कि सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की आबादी है ना। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 16% लोग निवास करते हैं पूरे देश की, वहाँ पर महाराष्ट्र में लगभग 10% लोग निवास करते हैं। तो अगर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात आएगी तो वह महाराष्ट्र है, लेकिन मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की बात आएगी तो वह गोवा है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सीबीएसई एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट आता है तो गोवा लिखेंगे, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन आता है तो वो महाराष्ट्र लिखेंगे, और लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो सिक्किम है। हमने 3 को दिया है, 3 का सीक्वेंस बनाया है। महाराष्ट्र के बाद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। वहीं लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम के बाद अरुणाचल, और उसके बाद मिजोरम। ये तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो लैंग्वेज है, जिसको आप भाषा कहते हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और भाषा के प्रकारों की बात यहाँ पर होगी। इसमें पहले तो आपको यह मैं बता दूं कि लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। At the same time, it is a strong integrating force in the society. Means जहाँ एथनिक आइडेंटिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहीं यह एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में काम करता है। अगर भारतवर्ष के लोगों में एकता को बहाल करना है तो भाषा के माध्यम से ही एकता के सूत्र में लोगों को पिरोया जा सकता है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया came from different parts of the world and brought different languages to India। मतलब यह बात आप जानते हैं कि भारत में विविधता है, और विविधता के कारण भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप
गियर्सन की बात हम करें, जब भारतवर्ष में पहला सर्वे हुआ था, लिंग्विस्टिक सर्वे, और यह पहला सर्वे हुआ था अंग्रेजी काल में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1903 से 1928 के बीच यह सर्वे हुआ था, जिसे ग्रियर्सन ने चलाया था। तो इस ग्रियर्सन ने जो सर्वे चलाया, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि there were altogether 179 languages and as many as 544 dialects in the country। मतलब उस सर्वे की बात थी जब लगभग इस सर्वे को कंडक्ट करने में 25 वर्षों का समय लगा था। 1903 से 1928 के बीच ग्रियर्सन महोदय ने इस सर्वे को किया था। उस सर्वे का एक बेसिक रिपोर्ट जो आया था, उसमें कहा गया कि भारतवर्ष में 179 मुख्य भाषा उस समय बोली जाती थी और 544 बोलियां थी। डायलेक्ट छोटे आधार पर जो लोकलाइज्ड होता है, लैंग्वेज बड़ा एक आकार होता है, और इसको बाद के फेज में मैं आपको डिस्कस करूंगा। और अगर 1900 आज़ादी के बाद 1961 में भाषा के आधार पर सेंसस हुआ, 1961 आपको याद रखना है, हमने आपको आज़ादी के पहले बताया कि 1903 से 1928 में एक सर्वे हुआ था, लिंग्विस्टिक सर्वे, है ना, जिसमें 179 भाषा और 544 बोलियों के बारे में बताया गया था। लेकिन जब 1961 में जब सर्वे हुआ, लिंग्विस्टिक सर्वे आज़ादी के बाद, तो उसमें बताया गया कि एज मेनी एज 1652 लैंग्वेजेस वेर लिस्टेड as mother tongue in India. Out of these, as many as 94 languages are spoken by less than 10,000 person each, and 23 languages together account for 97% of the total population of the country। मतलब 1652 भाषा उस समय रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें 94 ऐसे भाषाएं थी जो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, और 23 ऐसी भाषाएं थी जो 97% के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। यह आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हमारा संविधान बना, आप जानते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 8th शेड्यूल आपको याद रखना होगा, जिसमें भाषाओं को अहमियत दी गई। अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो 8वीं अनुसूची, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। इसे आपको याद रखना है, जिसमें सबसे बड़ी जो भाषा है ना, अगर आकार के आधार पर देखें तो वह हिंदी है, और सबसे छोटी जो भाषा है वह आपको संस्कृत है। इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर भाषा परिवार की अगर हम बात करें, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, तब भाषा परिवार के आधार पर भारत को 4 वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं। द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया इज इंडो यूरोपियन, है ना, जिसको आप आर्यन फैमिली भी कहते हैं, इंडो आर्य भी कहते हैं, है ना। उसमें लगभग 73% लोग इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके क्षेत्र जो हैं वह सिंधु घाटी का जो मैदानी भाग है, जैसे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, ये तमाम लोग जो हैं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का भी क्षेत्र इसमें आता है। दूसरा जो बड़ा भाषा परिवार है वह द्रविडियन है। मीन्स फर्स्ट वन इज इंडो यूरोपियन, सेकेंड वन इज द्रविडियन। फर्स्ट वन इज इन इंडो यूरोपियन, दैट इज लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया, दैट अकाउंट्स फॉर 73% of people. On the other hand, Dravidian, which accounts for 20% of total population. It is exclusively found in South India, है ना। Areas are Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश and तेलंगाना। अगर आप उत्तर भारत के अगर राज्यों की बात करें, जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो भाग है, जिसको हमने आपको बताया पंजाब प्लेन टू असम प्लेन, जिसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो इंडो यूरोपियन है। दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएं तो दक्षिण भारत में कर्नाटका, जहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है, केरल में चले जाएं
जहाँ मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में चले जाएं जहाँ तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में चले जाएं जहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। तो यह आपको मुख्य रूप से दक्षिण भारत की भाषा है द्रविडियन। द द्रविडियन इज सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली। तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 93% पॉपुलेशन इन्हीं दोनों लैंग्वेज फैमिली की है, जो कि बहुत ही वाइटल है। क्वेश्चन जनरली आता है, इसको ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर आप चले जाएं, मतलब इसके दो ब्रांच है, मान खमेर और मुंडा। मुंडा झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको मिलेंगे मान खमेर लोग। मुंडा मान खमेर नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट बंगाल और झारखंड इसका मेन एरियाज है। ऑस्ट्रिक 1.38%, मतलब लेस देन 2% लोग इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। चौथी भाषा जो भारत की है वो सिनो तिब्बतियन है। सिनो तिब्बतियन का मतलब चीनी तिब्बती, मतलब भारत की सीमा जहाँ चीन की सीमा और तिब्बत की सीमा से मिलती है, वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, तो ये लोग जो हैं इस प्रकार की भाषा को बोलते हैं। तो यह चार बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, इसको आपको समझना होगा। नंबर 1 इज इंडो आर्यन, द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया, accounts for 73%, and second largest is Dravidian, and least you can say accounts for Sino-Tibetan. This is very important one so far examination is concerned. And now come to population composition, जिसको लैंग्वेज कंपोजिशन हमने आपको बताया है कि कितने प्रकार की भाषा हैं, कितने डायलॉग्स हैं, है ना, कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। हमने आपको बताया है कि भारतवर्ष में शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है वो 22 हैं, जो 8वीं अनुसूची में है। और लीस्ट स्पीकर्स जो हैं वो संस्कृत हैं, बोडो हैं, मणिपुरी हैं, और सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो आपको हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु है। इसको आपको याद रखना होगा, है ना। यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। पीछे हमने आपको अर्बनाइजेशन के बारे में बताया था, बार एक लाइन ग्राफ के माध्यम से अर्बनाइजेशन को हमने बताया है कि किस तरह से अर्बनाइजेशन हमारा हो रहा है, रूरल पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है। हमने अभी आपको बताया है कि जो रूरल पॉपुलेशन नीचे वाले ग्राफ में दिखाया गया कि किस तरह से हमारा नीचे वाले में लाइन ग्राफ में अर्बन पॉपुलेशन को दिखाया गया, किस तरह से वह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर में जो आप देख रहे हैं जो लाइन ग्राफ है वह रूरल पॉपुलेशन को दिखा रहा है कि किस तरह से डिफरेंट सेंसस में वो नीचे की ओर आ रहा है। मीन्स